हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू लेक्चर के अंदर। जैसे कि आप सबको पता था कि हमने एक वैल्यू एडेड कोर्स के सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम इन्वायरमेंटल साइंस एंड एजुकेशन के सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स थे उनको कंप्लीट करने की बात की थी, और हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट भी किए थे, जिसके अंदर हमारे जो 1.1 है और 1.2 है, जिसके अंदर हमारा पहला है कि इकोसिस्टम इन्वायरमेंट क्या होता है, और उसके बाद हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी बात की थी, जिसके अंदर हमने फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करी थी, कंपोनेंट्स की बात करी थी। उसके बाद इसके अंदर एनर्जी फ्लो की बात करी थी, जिसमें वो था लिंडमैन का 10% रूल की बात की थी। तो ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम सर्विसेज को लेके। मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस शो करने की कोशिश करूंगा कि हमने अब तक कंप्लीट क्या किया और अब आज इस लेक्चर के अंदर हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली ये जो 2 सब यूनिट्स थे इनको हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोसिस्टम सर्विसेज को लेके, जहाँ पे हम सर्विसेज की बात करेंगे जो कि इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले सर्विसेज की हम बात करेंगे वो होगी प्रोविजनिंग सर्विस, सेकंड होगी रेगुलेटिंग सर्विस, एंड थर्ड होगी सपोर्टिंग सर्विसेज, एंड फोर्थ जो होगी वो हमारी कल्चर सर्विसेज होगी। एंड जब तक मैं टॉपिक की ओर आगे बढ़ता हूँ तब तक आप क्या करिए कि इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है कि जो लेक्चर है उसकी रीच थोड़ी बढ़ती है, एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि लोग जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी मेहनत है, वो देख रहे हैं। एंड हमारा जो टॉपिक है वो यही है, इकोसिस्टम सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। एंड सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इकोसिस्टम सर्विसेज होती क्या है। उसके बाद हम अपना जो मेन डायमेंशन है क्वेश्चन का, जिसके अंदर हम 4 सर्विसेज की बात करेंगे, 5 सर्विसेज की बात करेंगे, तो उसमें पहला हमारा जो आएगा वो होगा प्रोविजनिंग सर्विसेज। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वो 2 तरीके के नोट्स हैं। ये तो आपको पता ही था, पहले भी बताया था मैंने कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ नोट्स हैं। तो एक नोट्स ऐसे हैं जहाँ पे सेम कंटेंट है जो कि मैंने पिछले नोट्स के अंदर आपको दिखाया, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा-सा डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम्स के अंदर लिखना होता है वैसा यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएँगे। एंड हम जो प्राइमरी नोट्स कंसीडर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, वो हम जो हमारे प्रीवियस नोट्स थे उनको ही कंसीडर करके चलेंगे, और लास्ट में इनको एक ऊपर-ऊपर से स्किम कर लेंगे, ताकि हमें जो रिविज़न है वो हो जाए और हमारा जो कंटेंट है वो कोई छूटे भी ना। तो चलते हैं अपने सेकंड नोट्स पीडीएफ की ओर, ठीक है? इसके अंदर पता है मैंने अभी पहले डायग्राम्स इंक्लूड नहीं की थी, लेकिन अब इसके अंदर डायग्राम्स जो फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत थी वो भी मैंने इंक्लूड कर दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम सर्विसेज होता क्या है। जैसे हम इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो नेचर आपको ना बहुत सारे ऐसे फ्री गिफ्ट देता है, फ्री बेनिफिट्स देता है। और वो ऐसी बात नहीं है कि वो फ्री फ्री जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो किसी एक सिंगल दिन मिले। वो आपको हर एक दिन जो है वो फ्री बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है नेचर। जैसे एक एक दोस्त होता है ना, जो आपका एक हेल्पफुल फ्रेंड होता है, जो हमेशा आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, हमेशा आपका साथ देता है। वैसे ही इकोसिस्टम्स जो है वो हमें फ्री बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? नेचर हमें फ्री बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम एक हेल्थी इकोसिस्टम की बात करें तो हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो हमारी एक कंफर्टेबल ज़िंदगी के लिए नेसेसरी होती हैं, ठीक है? जहाँ पे हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं। वो सारी सर्विसेज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है? जब हमारे पास एक हेल्थी इकोसिस्टम हो, ठीक है? जैसे हम हमारी प्लेट के अंदर जो खाना पहुँचता है वो भी हमें नेचर से मिलता है। जिस हवा के अंदर हम साँस लेते हैं वो भी हमें नेचर से मिलता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी पीसफुल प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जाके आपको बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। एंड इन सर्विसेज़ की अगर हम बात करें तो इनको हम 4 मेन टाइप्स के अंदर जो है वो क्लासिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, लेकिन हम इनको ब्रॉडली 4 कैटेगरी के अंदर रखते हैं। पहले है प्रोविज़निंग, सेकंड है रेगुलेटिंग, थर्ड है सपोर्टिंग, फोर्थ है कल्चरल, ठीक है? एंड दे वर्क टुगेदर लाइक डिफरेंट पार्ट ऑफ द टीम कीप लाइफ रनिंग स्मूथली ऑन अर्थ। तो ये जो सर्विसेज़ हैं, ये हैं तो एक ही, क्योंकि नेचर ही प्रोवाइड कर रहा है ना, इकोसिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जैसे एक टीम के अंदर जो अलग-अलग लोग होते हैं ना, वो उस टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? प्लेयर्स की अगर हम बात करें, तो वो उस टीम को मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि एक जो रनिंग है, जो उनकी जीतने की क्षमता है, वो स्मूथली चलती रहे। तो वैसे ही ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज़ हैं, वो भी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अलग-अलग तरीके से काम कर रही होती हैं, लेकिन इनका जो लिंक है, वो सेम ही होता है, और ये हमारी जो लाइफ़ है अर्थ के ऊपर, उसको स्मूथली रन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्मूथली चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जहाँ पे हम प्रोविज़निंग सर्विसेज़ की बात करें, तो जैसे जो मटेरियल हमें प्रोवाइड होता है नेचर से, जैसे हम फूड की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें, टिम्बर फ्यूल की बात करें, मेडिसिन रिसोर्सेज़ की बात करें, नेचुरल फाइबर की बात करें, तो ये प्रोविज़निंग सर्विसेज़ के अंदर आता है।
और कुछ रेगुलेटिंग सर्विसेज होती हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, जहाँ पे हम क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो नेचर अपने आप से ही क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, वो बारिश भी करवाता है और वो धूप भी लगवाता है। तो नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है, नेचर ही सारी चीज़ें वो रेगुलेट करता है। तो ये कौन सी सर्विसेज होती हैं? रेगुलेटिंग सर्विसेज होती हैं। जैसे हम फ्लड रेगुलेशन की बात करें, पॉलिनेशन की बात करें, आपने देखा होगा कि प्लांट्स की जो पॉलिनेशन है वो नेचर के ज़रिए ही होती है, उसमें कोई हमें बाहरी किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। होता है एक फैक्टर होता है जहाँ पे ह्यूमन खुद पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को, लेकिन नेचर जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। वाटर प्यूरिफिकेशन, ये सारे जो सर्विसेज हैं वो हमें नेचर प्रोवाइड करता है और इनको हम रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे हम बात करें तो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल भी नेचर खुद बनाता है, वेदरिंग होती है, इरोजन होती है, सॉइल एक्यूमुलेट होती है। उसके बाद जब हम नदियाँ चलती हैं तो नदियों से जो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है तो उससे ही तो हमारी जो खेती है वो चलती है, क्योंकि जो एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें, जैसे नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा कि हवा से जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम नहीं करते, इसलिए कुछ राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। एंड वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि आसमान से जो नाइट्रोजन है उसको लेके और जो अपने स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में पहुंचा के न्यूट्रिएंट्स जो है वो नाइट्रोजन जो है वो पौधों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अलग सा टाइप है, मैंने आपको ऐसे बता दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्शन है, ठीक है, हैबिटेट प्रोविजन है, ये सारी सपोर्टिंग किसके अंदर आती है? सर्विसेज के अंदर आती है। उसके बाद कल्चर की बात करें तो इको टूरिज्म मैंने आपको बताया, ठीक है, एस्थेटिक्स जो बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड एजुकेशन, ये सारी किसके अंदर आती हैं? कल्चर सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम पहली जो प्रोविजनिंग सर्विस है उसकी बात करेंगे कि ये जो सर्विस होती है इसको हम छू सकते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं और उसको हम डेली यूज़ में काम लाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, दीज़ आर द गिफ्ट व्हिच वी हार्वेस्ट एंड कलेक्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। तो वो ऐसे गिफ्ट्स हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम हार्वेस्ट करते हैं, जिनको हम कलेक्ट करते हैं इकोसिस्टम से, ठीक है। जैसे हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है वो कैसे आता है? हम पहले कोई चीज़ लगाते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद उसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चर होने के बाद फिर वो हमारी प्लेट तक पहुँचता है। तो ये सारी कौन सी सर्विसेज होती हैं? प्रोविजनिंग सर्विसेज होती हैं। जहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें, फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये आपने लिख लेना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, फिश, मीट, मिल्क, ये सारा जो है वो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है। फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर के अंदर केन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, जो वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। रिवर्स हमें वो प्रोवाइड करती हैं, लेक्स प्रोवाइड करती हैं। ग्राउंड वाटर जो है वो नेचर का दिया हुआ एक हमारे लिए एक मटेरियल है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो हमें बहुत ही आभारी होना चाहिए नेचर का, समझे। एंड उसके बाद रॉ मटेरियल्स की बात करें, जैसे हम लकड़ी की बात करें, अगर आपको हाउस हाउस बनाना है तो उसके लिए जो लकड़ी है वो नेचर से मिलती है। वुड फ्यूल, लकड़ी जलाने के लिए, कॉटन एंड वूल ऑफ द क्लोथ्स, ये भी नेचर से मिलता है। उसके बाद हम मेडिसिन्स ऑफ द प्लांट की बात करें, जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं, तो ये भी हमें नेचर से मिलती हैं। और बाकी जैसे यूज़फुल थिंग्स की बात करें तो रबर भी जो है वो एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, ठीक है, एक ट्री होता है, उससे रबर निकलता है। ऑयल की बात करें, जैसे कोकोनट ऑयल की बात करें, उसके बाद जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर न्यू वेराइटीज़, तो ये सारे हमें कौन प्रोवाइड करता है? नेचर प्रोवाइड करता है और इनको हम प्रोविजनिंग सर्विसेज के अंदर रखते हैं। उसके बाद दीज सर्विसेज आर द मोस्ट वायबल एंड द डायरेक्टली यूजफुल फॉर आवर सर्वाइवल एंड द इकोनॉमी। तो ये जो ऐसी सर्विस हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और ये सर्विसेज ऐसी हैं जो एक इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, क्योंकि अगर ये सर्विसेज नहीं होंगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। विदाउट दैम वी हैव नथिंग टू ईट बिल्ड विद, मतलब इसके अलावा हम, अगर हमारे पास ये ना हो तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा और बनाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, टिम्बर है, वो हमें नेचर से ही मिलता है, इकोसिस्टम से ही मिलता है। एंड बट इफ़ अगर हम इसका ओवर यूज़ कर लें, जैसे हम अपने जो ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा काट लें, तो इससे क्या होता है कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद हमारा जो रेगुलेटिंग सर्विसेज़ है, रेगुलेटिंग सर्विसेज़ का मतलब ये है कि दीज़ आर द कंट्रोल एंड द बैलेंस सर्विसेज़ जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे और स्टेबल रहे। ठीक है? ना ज़्यादा बारिशेज़ हों, ना ज़्यादा फ्लड आएँ, ना ज़्यादा कोई ऐसा पॉल्यूशन हो, ये सारी चीज़ें जो है वो नेचर खुद रेगुलेट करता है, ठीक है? अगर हम एक्सेस में करें तो वो बात अलग है, वो नेचर से बाहर हो जाएगा, लेकिन नेचर नेचर के पास इतनी कैपेसिटी होती है, अगर आप अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो नेचर अपने आप को रेगुलेट करता रहता है। इकोसिस्टम एक्ट लाइक अ नेचुरल मैनेजर दैट प्रिवेंट द प्रॉब्लम बिफोर दे बिकमिंग बिग। तो इकोसिस्टम जो है वो एक नेचुरल मैनेजर की तरह है, मतलब
कि प्रॉब्लम आई ना हो, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो जाए, उससे पहले ही उसको वो ठीक करने की कोशिश करता है। एंड ये जो काम करता है वो कौन करता है? इकोसिस्टम करता है, और इसको हम रेगुलेटिंग सर्विस कंसीडर करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो क्लाइमेट को रेगुलेट करना, जैसे फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, वो जब मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड इससे क्या होता है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहता है। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल है फ्लड एंड जो इरोजन है उसका कंट्रोल होता है। कैसे? कि जो नेचर के अंदर जो ट्रीज़ हैं उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, इरोड होने से बचाती हैं। और साथ ही साथ जब कोई रिवर बहुत ही तेज़ी से बह बह रही हो, जहाँ जो अपनी रेन है वो बहुत हैवी तरीके से हो रही हो, तो उस समय उसको स्लो करने का काम कौन करता है? ट्रीज़ करते हैं, जो बड़े-बड़े पौधे होते हैं, बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा कि जब आप जंगलों में जाते हो तो जंगलों में आपको इतना बारिश का महसूस नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ़ एक थोड़े बड़े-बड़े ड्रॉप जो हैं वो आपके ऊपर गिरते हैं, लेकिन इतना पता नहीं चलता है कि बारिश कितनी हो रही है। तो स्लो डाउन, उसकी जो एक हैवीनेस है, जो उसकी फ़ास्टनेस है, उसको स्लो डाउन करने का काम किसका होता है? नेचर के अंदर जो ट्रीज़ हैं, ठीक है? एंड डोंट ओवरफ्लो ईज़िली। तो रिवर जो है वो ईज़िली ओवरफ्लो नहीं करती हैं। अगर उनके बीच में कहीं पे रूट्स आ जाती हैं, तो रूट्स उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करती है, उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करती है। और जो ट्रीज़ की रूट्स हैं, ये सॉइल इरोजन से भी हमें मतलब बचाती हैं, सॉइल इरोजन भी नहीं होने देती हैं, ठीक है? उसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करें, जैसे हम वेटलैंड्स की बात करें, ठीक है? वेटलैंड्स कौन-सी जो होती है? दलदल जिसको हम बोलते हैं। उससे उसके अंदर जो वेटलैंड्स है, ठीक है? वहाँ पे जो पानी होता है बहुत प्यूरीफाई हो जाता है वेटलैंड्स के अंदर। सॉइल जो फ़िल्टर है, सॉइल क्या करती है? जो डर्टी वाटर होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो बोलियाँ होती हैं, जहाँ जो आपके कुएँ होते हैं, वहाँ पे जो पानी होता है बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ होके आपके पास आता है। तो जो फ़िल्ट्रेशन का काम है वो सॉइल कहती है। सॉइल से जो पानी गुज़र के चला गया, समझो वो पानी फ़िल्टर होके आपके पास पहुँचता है। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको वो रिमूव कर देती है सॉइल। तो ये कितनी सारी सर्विसेज़ जो है वो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए। पॉलिनेशन की बात करें, इसके अंदर जो मक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज़ हैं, बर्ड्स हैं, वो क्या करती हैं कि प्लांट्स को हेल्प करती हैं कि वो फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर पॉलिनेशन होती है, ठीक है? जर्मिनेशन होता है, ठीक है? उसके बाद डिज़ीज़ एंड द पेस्ट कंट्रोल, नेचुरल जो प्रेडेटर्स हैं, जैसे हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं, ठीक है? और जैसे बात करते हैं ना कि जो डेड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, तो उसकी वजह से कितनी सारी डिजीज़ेज़ जो है वो फैल सकती हैं। लेकिन जब हम ईगल की बात करें, स्कैवेंजर की बात करें, या जो भी हॉक क्या बोलते हैं उसको, जो ईगल ही होता है, वो क्या करता है कि डेड ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर बैठता है, और उसका जो भी मटीरियल होता है, वेस्ट जो भी सड़ने-गलने वाला होता है, उसको वो खा लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बीमारियाँ हैं वो फैलती नहीं हैं। तो ये भी नेचर का ही एक पार्ट है। एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है कैसे? कि जो प्लांट्स हैं वो क्लीन एयर हमें देते हैं, एंड जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रेगुलेटिंग सर्विस जो है वो साइलेंटली काम करती रहती हैं बैकग्राउंड के अंदर, ताकि कोई ऐसा डिज़ास्टर ना आए जिससे हमें इम्पैक्ट हो, उससे हमें बचाती रहती हैं, और एक हेल्दी कंडीशन मेंटेन करके रखती हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन हो पाए, लाइफ हमारी स्मूथली वर्क कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हम ड्यूरिंग हैवी मॉनसून की बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो जो फॉरेस्ट हैं वो लैंडस्लाइड से हमें बचाते हैं, फ्लडिंग से हमें बचाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि फॉरेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आपको कहते हैं ना कि जो जहाँ कहीं पे लैंडस्लाइड हो रही होती है, आपको ये बोला जाता है कि हाँ, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है? एंड सपोर्टिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो ये जो सर्विसेज हैं दैट मेक ऑल अदर सर्विसेज पॉसिबल। तो इसकी वजह से ही जो बाकी की सर्विसेज है, जैसे हम प्रोविजनिंग सर्विसेज की बात करें, रेगुलेटिंग सर्विसेज की बात करें, तो वो पॉसिबल कैसे हो पाई हैं? क्योंकि सपोर्टिंग सर्विसेज एग्जिस्ट करती थी, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे दे आर द इनको कंसिडर किया जाता है, दे आर द रूट एंड द बैकबोन ऑफ द इकोसिस्टम। कौन? जो सपोर्टिंग सर्विस है, इनको रूट एंड द बैकबोन ऑफ द इकोसिस्टम कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी ऑफ द इकोसिस्टम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो इसको डायरेक्टली अपने एवरीडे लाइफ के अंदर नहीं देख सकते, एंड लेकिन ये जो है वो काम कर रही होती है बैकग्राउंड के अंदर। देखते हैं कौन सी ऐसी सर्विसेज जो कि जो है वो काम कर रही होती हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं है, और इसके बेसिस के ऊपर जो बाकी की सर्विसेज है वो टिकी रहती हैं। जैसे हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, अर्थवॉर्म जो है वो कितना, पता है आपको कितना इंपॉर्टेंट होता है अर्थवॉर्म? जो सॉइल है उसको फर्टाइल करने के लिए, या जो रॉक्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए, रॉक्स को मिट्टी में बदलने के लिए अर्थवॉर्म से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइकन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो प्लांट्स स्लोली क्या करते हैं, प्लांट्स भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, जो जो रॉक्स को, डेड मैटर को फर्टाइल सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें, जैसे हम डीकम्पोजर्स की बात करें, जिसमें के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, वो डेड प्लांट्स
को ब्रेक डाउन करते हैं, एनिमल्स जो डेड हो चुके हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं एंड उसको ब्रेक डाउन करने के बाद खाने के बाद अपना जो एक्सक्रीट होता है उसके वजह से क्या करते हैं कि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम न्यू प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल चला रहता है जिसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से जानते हैं, कि जो भी डेड डेड ऑर्गेनिजम्स थे उसके ऊपर डिकम्पोजर्स बैठे, डिकम्पोजर्स ने उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल के अंदर मिला दिए। हैबिटेट एंड द बायोडाइवर्सिटी, प्रोवाइडिंग होम्स एंड लिविंग फॉर एंड लिविंग स्पेस फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट एनिमल एंड द माइक्रोब्स। तो जो नेचर है वो एक हैबिटेट की तरह भी काम करता है, कि जहाँ पे जो स्पीसीज हैं उनको रहने के लिए जगह मिलती है। बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे होती है कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, माइक्रोब्स की बात करें, तो उनको एक शेल्टर, एक हैबिटेट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? नेचर का होता है, इकोसिस्टम का होता है। उसके बाद हम प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करें, जैसे हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, वो क्या करते हैं कि सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक पूरा इंटायर फूड चेन जो है वो बना रहता है। अगर ग्रीन प्लांट्स ही नहीं फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके ऊपर जो कंज्यूमर्स है वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, जो हम जैसे डियर की बात करें, रैबिट की बात करें, काऊ की बात करें, तो ये आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्या है कि अगर ये नहीं होंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं होगी, ग्रीन प्लांट जो है वो सनलाइट को यूज़ करके फूड नहीं बनाएंगे, एनर्जी नहीं बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, तो कैसे एक पूरा इंटायर फूड चेन सपोर्ट करेगा? तो इनको करना पड़ता है और ये हमारे लिए एसेंशियल हो जाती हैं। तो ये सारी कौन सी सर्विसेज थी जो हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर आती हैं, और हमने इसकी एग्जांपल्स भी समझ ली। ठीक है, ये आर द बेस होता है कि इसका प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग और कल्चर सर्विसेज का, एंड दे वर्क स्लोली बट ओवर टाइम ये बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म हेल्थ के ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंड जैसे हम अगर हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, तो अगर वो सॉइल फॉर्मेशन ही स्टॉप हो जाए, अर्थवार्म सॉइल जो रॉक्स हैं उनको क्या करें, ब्रेक डाउन करके सॉइल बनाए ही ना, तो हम कैसे कोई और न्यू चीज़ जो है वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी की सॉइल है वो तो इनफर्टाइल हो जाएगी एक दिन बाद। ठीक है, तो ये सारा जो इम्पोर्टेंस है वो हमें देखने को मिलती है किसकी? जो हमारी सपोर्टिंग सर्विसेज हैं। कल्चर सर्विसेज की बात करें तो ये नॉन मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, जो हमारे माइंड को और हार्ट को और हमारे जो कल्चर को चीज़ें प्रोवाइड करता है नेचर, उसको हम कल्चर सर्विसेज के अंदर कंसीडर करते हैं। माइंड को, जैसे कि माइंड को रिलैक्स करना, आपके दिल को खुश करना। ठीक है, एंड दे आर लाइक मीनिंगफुल, इंजॉयबल एंड द स्पिरिचुअलिटी रिच। तो जब हम कल्चर की बात करें तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी रिच की बात आ जाती है, कि आपका जो नेचर है उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी कल्चर प्लेसेस हैं। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको जाके बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? कल्चर सर्विसेज के अंदर आती हैं, जिसके अंदर हम पहले एग्जांपल की बात करें तो रिक्रिएशन एंड टूरिज्म हो गया। जैसे आप हाइकिंग के लिए जाते हो कि हिल्स के अंदर, बोटिंग करते हो लेक्स के अंदर, जैसे आप देखा होगा कि वहाँ पे गंगा के अंदर एक जगह है जहाँ पे क्या किया जाता है कि बोटिंग की जाती है। वहाँ पे एक रिफ्ट वैली की तरह से है, जहाँ पे आप जाते हो और वहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है। तो वहाँ पे लोग जाते रहते हैं, उसकी जगह का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड उससे आपको क्या होता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का महसूस होता है। रिक्रिएशन मतलब आप इंजॉय महसूस करते हो। ठीक है, आप जब आप लेक्स के ऊपर किश्ती चलाते हो तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। जैसे आप परिंदों को देखते हो तो वो कितना अच्छी अच्छी साउंड्स निकाल रहे होते हैं जब आप सुबह उठते हो। जब आप विलेज के अंदर होते हो तो आप देखना कि जो सुबह की बर्ड्स की जो चिरपिंग है, ठीक है? और उसके बाद जो शाम की जो उनकी आवाज़ें होती हैं वो कितनी मधुर होती हैं। उसके साथ-साथ पिकनिक्स, ठीक है? पिकनिक पार्क्स हो गए, तो ये आपको खुशी और आपको रिलैक्सेशन महसूस करवाती हैं। उसके बाद हम एस्थेटिक ब्यूटी की बात करें तो यो ये भी एक कल्चर सर्विसेज़ का एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे हम ब्यूटीफुल एंड लैंडस्केप की बात करते हैं, कश्मीर की बात करें, मनाली की बात करें, और भी बहुत सारी साउथ इंडिया के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी प्लेसेस हैं, वैष्णो देवी की बात करें, उसके बाद अपने इस डुडू बसंतगढ़ इलाके की बात करें। ठीक है? तो ये सारे बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं। यहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। सनासर की बात करें तो वहाँ पे टुलिप गार्डन है। ठीक है? ये सीनिक ब्यूटी दैट व्यूज़ इंस्पायर अस, तो हमें वो इंस्पायर करता है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम वहाँ पे जाते हैं, बहुत ही फ्रेश फ़ील करते हैं। उसके बाद हम स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ की बात करें, जैसे बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जिनको हम मानते हैं, उनको माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे हम गंगा रिवर्स की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स को भी हम पूजते हैं। ठीक है? कैलाश पर्वत हो गया। ठीक है? उसके बाद ट्रीज़ होते हैं जिनको हम सैक्रेड मानते हैं। सैक्रेड क्या होता है? पवित्र। अपनी कल्चर के अंदर उनको पवित्र मानते हैं। जैसे हम गंगा की बात करें या सैक्रेड ग्रोव्स की बात करें, ठीक है? एक फॉरेस्ट है जिसको हम क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। उसके बाद
एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन की बात करें तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी, कल्चर सर्विसेज की, जहाँ पे नेचर हमें ये बताता है, नेचर हमें साइंस बताता है, साइंस टीच करता है कि कैसे जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, हमें आइडियाज़ प्रोवाइड करता है आर्ट के लिए, म्यूज़िक के लिए, पोइट्रीज़ के लिए, स्टोरीज़ के लिए। आपने देखा होगा कि जो पोइट्रीज़ लिखी जाती हैं, जो म्यूज़िक बनता है, तो वो हमेशा कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति से उभर के आता है जो बहुत नेचर से लिंक होता है। आपने पोइट्री वाले लोगों को देखा होगा कि वो नेचर से बहुत ही लगाव महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी कल्चर सर्विसेज़ के अंदर आती हैं। उसके बाद हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो जब आप ग्रीन स्पेस के साथ स्पेसेस के साथ मतलब स्पेंडिंग टाइम इन ग्रीन स्पेसेस रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव आवर ओवरऑल वेलबींग, तो मेंटल हेल्थ भी हमारी सही होती है। आपने देखा होगा कि जब आप ग्रीनरी को देखते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट होने के बाद जब आप ग्रीन लैंडस्केप्स को देखते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। आप फ्रेश फ़ील करते हो, ठीक है? आपका जो ओवरऑल वेलबींग है, जो आपकी हेल्थ है, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो कल्चर सर्विसेज़ कनेक्ट ह्यूमन्स इमोशनली, कल्चरली विद द नेचर। तो कल्चर सर्विसेज़ ऐसी सर्विसेज़ हैं, जहाँ पे जो ह्यूमन्स हैं, वो इमोशनली और कल्चरली अपने नेचर के साथ, अपनी कुदरत के साथ अटैच हो जाते हैं, उनको कनेक्ट कर देती हैं ये कल्चर सर्विसेज़। दे आर नॉट समथिंग दैट वी कैन बाय इन अ शॉप एंड बट आर प्राइसलेस फॉर आवर हैप्पीनेस एंड द आइडेंटिटी। तो ये जो कल्चर सर्विसेज़ हैं, इनको आप कहीं पे जाके पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है? ये प्राइसलेस हैं और ये हमारी हैप्पीनेस है और यही हमारी आइडेंटिटी है। एंड ये सारी सर्विसेज़ कैसे कनेक्टेड हैं, ये भी आपने डायमेंशन मेंशन कर देना है। ऑल 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज़ लिंक विद ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें कि हेल्थी फॉरेस्ट जो कि सपोर्टिंग सर्विसेज़ है, जो हमें फूड नहीं वुड एंड फ्रूट्स प्रोवाइड करता है। जब हम प्रोविज़निंग सर्विसेज़ की बात करें, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी क्या नाम है उनका फ्लड्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, एयर को प्यूरीफाई किया जाता है। तो ये कौन-सी सर्विसेज़ हैं? रेगुलेटिंग सर्विसेज़ हैं। एंड जब हम पीसफुल वॉक्स की बात करें या इंस्पिरेशन की बात करें, जैसे हमने समझा ना कि आर्ट हो गया, पोएट्री होगी, म्यूज़िक हो गया, तो ये किसके अंदर आता है? कल्चर सर्विसेज़ के अंदर आता है। तो एक पूरा साइकिल बना रहता है, ठीक है? पूरी एक सारी सर्विस जो है वो एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। अगर इसमें से कोई एक पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, मान लीजिए आपने जो है वो फॉरेस्ट को कट कर लिया और टिम्बर के लिए, तो इसकी वज़ह से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अफ़ेक्ट हो जाएँगी। जैसे हम अ, वाटर की बात करें तो वाटर का जो क्लीनलीनेस है वो कम हो जाएगा, फ्लड्स आना शुरू हो जाएँगे, सॉइल इरोज़न होना शुरू हो जाएगी, जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हुआ करती थी वो कम हो जाएँगी क्योंकि अब आपने जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप था उसको आपने कट डाउन कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इकोसिस्टम सर्विसेज़ यहाँ पे आपने कंक्लूज़न मैंने मेंशन किया है। आसान कंक्लूज़न है, सिर्फ़ जो आपने लिखा था, जो आपने ऊपर समझा वही यहाँ पे लिखना है एंड उसके बाद थोड़ा-सा एक वे फॉरवर्ड देना है। वे फॉरवर्ड में आप ये लिखोगे कि प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द ग्रासलैंड्स अराउंड अस मीन्स प्रोटेक्टिंग दीज़ वैल्यू सर्विसेज़ फॉर आवरसेल्फ एंड द फ्यूचर जनरेशन। तो आपने क्या करना है कि इन फॉरेस्ट को, इन रिवर्स को, इन नदियों को, इन जो अपने पॉन्ड्स हैं, तालाब से इनको प्रोटेक्ट करना है। ग्रासलैंड जो आपके अराउंड है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्ट इस तरीके से करना है कि आप अपने आप को खुश रखने के साथ-साथ आप ये भी ध्यान में रखो कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी कुछ वैल्यूएबल सर्विसेज़ प्रोवाइड हों। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ़ इसी जन्म के अंदर या आप खुद के लिए ही इन सारी सर्विसेज़ का इस्तेमाल करके और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना छोड़ो। तो मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? एंड थोड़ा-सा आप स्किमिंग कर लेते हैं, जो हमारा जो सेकंड नोट्स का पीडीएफ था उसको देख लेते हैं एंड उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया लेकिन कुछ नहीं होता, ठीक है? पढ़ लेते हैं इसको। इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो हमने बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स देता है, ठीक है? जैसे हम एक इवन सिंगल डे की बात ना करें, बल्कि हमें पूरा टाइम जो है वो जो फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इकोसिस्टम से ही देखने को मिलते हैं। एक हेल्पफुल फ्रेंड की तरह है, ठीक है? हेल्थ इकोसिस्टम प्रोवाइड हमें क्या करता है, वो जो हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि हमारी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर क्लीन एयर आता है, पीसफुल प्लेसेस आती हैं एंड ये एक टीम की तरह काम करती हैं, ठीक है? यहाँ पे एक लोकल एग्ज़ाम्पल की बात की है, ठीक है? कि वो थी जैसे हम फॉरेस्ट की बात करें जम्मू के नियर में या विलेज पॉन्ड की बात करें, तो वो सिर्फ़ ब्यूटीफुल ही नहीं है बल्कि वो एक्टिवली वर्क कर रही हैं हमारे लिए एंड वो हमें सब कुछ दे रही हैं जो हमारे लाइफ़ के लिए ज़रूरी है। प्रोविज़निंग सर्विसेज़ की हमने बात की, फ्रूट, फ्रेश वाटर, रॉ मटेरियल, अदर यूज़फुल थिंग्स, जैसे ये हमने बात कर ली है, ठीक है? उसके बाद वार्निंग ये है कि अगर आप इन सभी जो वाइज़ेबल थिंग्स हैं, ठीक है? विज़िबल थिंग्स हैं, इनको आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एंड अगर आप इसका ओवर यूज़ करते हो, जैसे आपने कट कर दिया बहुत सारे ट्रीज़ को, तो इससे क्या होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद रेगुलेटिंग एंड सपोर्टिंग सर्विसेज़ आ गई। इसके अंदर हमने देखा था कि क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड इरोजन, ठीक है? और ये कंट्रोल होता है किसकी वजह से? जो रूट्स हैं,
वो होल्ड करके रखती हैं सॉइल को एंड इसकी वजह से फ्लड नहीं होता, इरोजन्स नहीं आते। वाटर प्यूरिफिकेशन वो कौन काम करता है? जो वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिनेशन की बात की थी हमने, डिजीज़ एंड पेस्ट कंट्रोल की बात की थी, एयर क्वालिटी की बात की थी और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की है, ठीक है, कि जब हैवी मानसून आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उस समय फॉरेस्ट जो हैं वो लैंडस्लाइड को और फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्पोर्टिंग सर्विसेज़ की बात की। स्पोर्टिंग सर्विसेज़ ऐसी सर्विसेज़ थी जो इन सभी के ऊपर जो है वो मतलब बाकी की सर्विसेज़ इसी से ही सपोर्ट होके चलती हैं, ठीक है। ये एसेंशियल थी, ये फाउंडेशनल सर्विसेज़ हैं, जो कि बाकी की सर्विसेज़ को हेल्प करती हैं, ठीक है। बाकी की सर्विसेज़ इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। ये हमें डायरेक्टली देखने को मिलती हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही थी इनडायरेक्ट मैनर के अंदर। जैसे हम सॉइल फॉर्मेशन की बात की, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात की थी, हैबिटेट एंड बायोडायवर्सिटी की बात की थी और प्राइमरी प्रोडक्शन की बात की थी, जहाँ पे प्लांट जो है वो सनलाइट का यूज़ करते हुए अपना खाना बनाते थे और इस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस बोला था। उसके बाद कल्चर सर्विसेज की बात करें कि कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे हम डेफिनेशन की बात करें कि जो नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए एक मीनिंगफुल है, जो इंजॉयबल हैं, जो स्पिरिचुअली रिच हैं, प्राइसलेस हैं, वो सारी कहाँ पे आती हैं? कल्चर सर्विसेज के अंदर आती हैं। जैसे हम रिक्रिएशन टूरिज्म की बात की, एस्थेटिक ब्यूटी की बात की, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेसेस की बात की, एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन की बात की थी, जहाँ पे हमने म्यूज़िक की बात की थी, आर्ट की बात की थी। उसके बाद मेंटल हेल्थ की बात की, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल्चर सर्विसेज़ के अंदर आती है और ये लिंक कैसे हैं, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम के अंदर बताया। अगर आप इसको पढ़ लेना, अगर आपको समझ आता है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है कि हम इफ़ वी डैमेज वन पार्ट ऑफ द जैसे हम एक पार्ट को डैमेज कर लें, ठीक है? जैसे इस किसी एक सर्विसेज़ में जो हमें मिल रहा है, उसको हम डिस्टर्ब कर लें, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्यूटी है वो लॉस हो जाएगी, हमारा जो फ्लड्स हैं वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे पास जो क्लीन वाटर है उसकी भी कमी हो सकती है। तो एक चीज़ को आपने डिस्टर्ब करने की वजह से आपकी बाकी की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे बात की ना, प्रोविज़निंग सर्विसेज़ वो होती हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं, जैसे वुड हो गया, फ्यूड हो गया, जो टेंजिबल होती हैं, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सपोर्टिंग सर्विसेज़ की बात कहाँ पे थी कि जो पीछे काम कर रही हैं, ठीक है? जैसे सॉइल जहाँ न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसके बाद कल्चर, यहाँ पे अगर आप बैठ जाते हो पेड़ के नीचे तो आपको पीस मिलता है, ठीक है? अगर आप नेचर के अंदर वॉक करते हो तो आपको अच्छा महसूस होता है और रेगुलेटिंग, जैसे अगर हम बात करें तो फ्लड कंट्रोल करना, एयर को कंट्रोल करना कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना हो जाए एयर के अंदर, तो ये सारा काम कौन करता है? यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक है। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा एंड अपना जो रिस्पॉन्स है, जो रिव्यू है लेक्चर को लेके, वो बता देना, ठीक है? एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगले लेक्चर के अंदर हम 1.4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करेंगे कि कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है इस ग्रीनरी की, ठीक है? धन्यवाद।